મનુષ્યની આંખને શરીરનો દીવો કહેવામાં આવે છે, કારણ કે આંખનું કદ નાનું પરંતુ મહત્ત્વ ઘણું છે. તેથી તો કવિની કવિતાઓમાં અવારનવાર આંખના વખાણ થતા હોય છે. લોકો અન્યની આંખ જોઈને મોહી પડતા હોય છે. હજારોની સંખ્યામાં ભારતીય ગીતો આંખ ઉપર બન્યા છે. લોકોને લાગે છે કોઈની નજર ઘણી ફિલ્મોના નામમાં આંખ જોડાયેલી છે, તો ઘણી બધી ફિલ્મોમાં નાયક અંધો હોય છે. શરીરના દીવા સમાન આંખની કાળજી કેમની રાખવી તેની વિસ્તૃત માહિતી આપશે ડૉક્ટર અરવિંદ જૈન, જેઓ જાણીતા ઓપ્થોમોલોજિસ્ટ છે, જેઓ અમદાવાદની સનશાઇન રેટિના આઈ હોસ્પિટલમાં પોતાની સેવા આપી રહ્યા છે. નમસ્તે ડૉક્ટર. નમસ્તે. આપણે જોઈએ છીએ કે ઘણી બધી લોકોના આંખોના રંગ અલગ અલગ હોય છે, એનું કારણ શું? ये अपने जो आँखों का कलर होता है वो अपने जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है. जैसे आपने देखा होगा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनका जो जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण आँख के अंदर जो मेलानिन पिगमेंट होता है वो बहुत कम रहता है. इसकी वजह से उनकी आंखें भूरी रहती है. और अपने इंडियन लोगों में, एशियन लोगों में, उनमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से जो मेलानिन पिगमेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है. उसकी वजह से आंखों का जो कलर है वो डार्क रहता है. तो यही मेन कारण है कि अपनी जो आंखों का कलर डिफरेंस रहता है. आँख इतनी सी छोटी है और फिर भी उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी ज़्यादा है, उसकी रचना किस तरह से होती है? देखो, आँख है छोटी लेकिन काम बड़े करते हैं. और अगर देखा जाए तो पहले के ज़माने में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, बट अभी जितने डायग्नोस्टिक टेस्टिंग वगैरह उन्होंने आए हैं उसमें हमें आँख की रचना बहुत अच्छी तरह से पता चली है. तो जनरली हम आँख को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो आगे का पोर्शन और एक पीछे का पोर्शन. जो आगे का पोर्शन है वो आँख की कॉर्निया, आयरिस और अपने लेंस तक होती है. और एक आँख का पीछे का पोर्शन होता है जो मेन सेंसर का काम करता है, जो रेटिना बोलते हैं उसको. और ये 2 चीज़ें हम इसको मेनली डिवाइड कर सकते हैं. तो उसकी अलग अलग बीमारियां हैं जिसकी हमें आज इतनी नॉलेज है और उसका अच्छा सफल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है. आँख को शरीर का दीवा बोलते हैं. यस यस. क्या? देखो, कोई भी चीज़ है ना, किसी घर के अंदर अगर हम झांकना चाहते हैं तो एक खिड़की रहती है और एक मेन दरवाज़ा रहता है. लेकिन जो आँख है वो एक शरीर का खिड़की के जैसा काम करता है, क्योंकि जो बीमारियां शरीर में होती है वो आँख के द्वारा हमें बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाता है उसमें कि अपना शरीर कैसा है ना. तो इसलिए आँख को शरीर का दिया बोला गया है, ताकि हमें शरीर एक तरह जैसे व्हाट आई फील इज़ कि आँख जो है हमें बहुत इन्फॉर्मेशन देती है अपने शरीर के बारे में. तो इसलिए आँख को ना शरीर का दिया बैटरी मार के पहले आँख चेक करते हैं, ताकि जो भी बीमारियां हैं वो पहले ना जो साइंस मिल जाते हैं कि जो बीमारी शरीर में चालू होती है वो आँख से पता रिफ्लेक्ट हो जाती है, पता चल जाती है, हमें उसका इम्पोर्टेंस पता रहता है उस हिसाब से. भारत में 130 करोड़ लोग हैं. हाँ हाँ. तो उनमें आँखों की समस्या किस तरह की सबसे ज़्यादा है? देखो, आज के सिनारियो में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस बोलते हैं, जो है ना, हम उसको रोक सकते हैं. जो आंखों की जो बीमारी है वो एक मोतियाबिंद एक मेजर इशू है और वो उसको बहुत हद तक टैकल किया जाता है. बट जो एमर्जिंग आज के डेट में है, जो बीमारी चालू हो रही है, वो रिफ्रैक्टिव एरर जो है ना बच्चों में भी पाया गया है. अपने मोबाइल यूज़ और स्क्रीन टाइम जो बढ़ी है, और कोरोना के टाइम में जो स्क्रीन टाइम की वजह से आंखों में जो प्रॉब्लम चालू हुई है, तो रिफ्रैक्टिव एरर हैज़ बिकम ए मेजर चैलेंज इन दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो ये 2 चीज़ें तो हैं. उसके अलावा बहुत सारी आँख के पीछे के पर्दे की बीमारियां भी हमें डायग्नोस कर रहे हैं आज इस बढ़ते पॉपुलेशन में. जैसे जैसे हेल्थ फैसिलिटी बढ़ी है वैसे वैसे उम्र भी बढ़ती है और एज रिलेटेड चेंजेस भी हमारे आंखों में दिखाई दे रहा है, जिसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट आज के डेट में अवेलेबल है. तो अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो कैटरेक्ट इज़ अ मेजर, सेकेंड मेजर इज़ द रिफ्रैक्टिव एरर. उसके बाद जो आँखों के पर्दे की बीमारियां हैं, एंड देन काला पानी है, झामर जिसको बोलते हैं, वो सब बीमारियां आती हैं. कैटरेक्ट तो कोई निश्चित उम्र के बाद आता है कि कभी भी हो सकता है? मेजॉरिटी ऑफ जो लोगों में कैटरेक्ट 50 के बाद आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एज के कारण है. कुछ बच्चों में, जन्मजात बच्चों में भी कैटरेक्ट होता है, और चोट की वजह से कोई आंखों में चोट लगे तो जल्दी कैटरेक्ट बन जाता है. तो ये ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ एज लोगों में ही होगा. इट कैन बी एनीवेयर, किसी कोई भी एज ग्रुप में हो सकता है, बट मेजॉरिटी होता है विथ एज. आप रेटिना के स्पेशलिस्ट हैं. रेटिना क्या है, किस तरह से काम करता है, उसकी किस तरह से संभाल लेनी चाहिए? यस.
देखिए रेटिना जो पोर्शन है उसको बोलते हैं आंख का पर्दा बोलते हैं। ये एक आंख का कैमरे का सेंसर के जैसे काम करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आंख दो संभाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक आंख का आगे का पोर्शन और एक आंख पीछे का पोर्शन। जो पीछे का पोर्शन है, ये जो एरिया है, इसको हम रेटिना बोलते हैं और ये एक सेंसर के जैसे काम करता है। जो भी हमारी जो लाइट जो फोकस होती है वो रेटिना पे जाती है और वो फोकस होके फिर वहाँ से प्रोसेस होके फिर अपने दिमाग में उसका विजुअल बनता है। तो बहुत सारे लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं कि सब चीज़ आँखों के मतलब जो मोतियाबिंद के कारण रोशनी कम हो सकती है, बट रेटिना एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जिसके लिए जैसे जो पेशेंट डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो रेटिना के चेकअप रेगुलरली नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब उनको रेटिना में प्रॉब्लम चालू होती है तो वो एंड स्टेज में पता चलता है, जिसमें हमें सर्जरी करनी पड़ती है। तो अगर हम रेगुलर रेटिना चेकअप कराते रहें उन पेशेंट्स का जिनको 5 साल से ज़्यादा डायबिटीज़ है और जिनको 20 साल से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली उनको करा लेनी चाहिए एक बार। कराना चाहिए। जो अगर फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हो रहे हैं डायबिटिक, जैसे आपने पहली बार आपने डायबिटीज़ डिटेक्ट किया है तो एक बार उस टाइम होते हैं, और जब 5 साल कंप्लीट हो जाए अगर तो उस टाइम हमें वापस एवरी 6 मंथ्स रेटिना चेकअप करना पड़ता है। और जिनको 20 साल से ज़्यादा है डेफिनेटली उनको एवरी 6 मंथ्स तो करना ही है। तो ये रेटिना चेकअप इंपॉर्टेंट है। एक बार जब रेटिना में हमें पता चल जाए कि अगर कोई डायबिटिक रेटिनोपैथी की बीमारियों के लक्षण दिखें तो फिर हमें उसके हिसाब से डॉक्टर साहब बताएंगे कि 3 मंथ्स में करना है कि 6 मंथ्स में करना है कि कोई ट्रीटमेंट चालू करना है, उस हिसाब से। तो उसके लिए अभी कोई इंजेक्शन भी आते हैं? यस जो डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव इंजेक्शंस आज इंडिया में अवेलेबल हैं। पहले तो ये था कि अफोर्डेबिलिटी के कारण वो नहीं अवेलेबल था, आउट ऑफ इंडिया ही मिलते थे। अब अफोर्डेबल भी हो गए हैं और इंडियन कंपनीज भी बनाने लगी हैं। तो ये इंजेक्शंस इतने फाइन होते हैं कि जो डायबिटिक चेंजेस हैं उसको एकदम से रोक देते हैं, और ये भी लगते भी एक बाल जितनी सुई से हैं, तो जो आपको पता भी नहीं चलता है। एंड दिस किसको लगाना है किसको नहीं लगाना है वो तो एक बार जब डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग होता है उसमें जब चेकअप करेंगे तो हम आगे उन पेशेंट्स को बताते हैं कि भाई आपको इसकी ज़रूरत है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें एक ट्रीटमेंट और आता है लेज़र करना। तो हमें इट इज़ दी रेटिना स्पेशलिस्ट हु डिसाइड्स कि आपको किस स्टेज पे लेज़र कराना है और किस स्टेज पे इंजेक्शंस लगाना है। और आंखों में जो रोशनी कम होती है वो सूजन के कारण भी होती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के कारण नस में सूजन हो जाती है और ये इंजेक्शन मेनली वो सूजन को कम करता है। डायबिटिक पेशेंट और कॉमन पेशेंट, तो डायबिटिक पेशेंट में रेटिना पे होता है क्या, ब्लड आ जाता है कि क्या, किस तरह से उनका विजन कम हो जाता है? यस जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनको 5 साल से ज़्यादा शुगर है, शुगर के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनको जब हम चेक करते हैं तो उनकी जो रेटिना है जहाँ पे नॉर्मल जो खून की नलियाँ होती है उसके अलावा नई नई खून की नलियाँ बनने लगती है और नसों में खून के धब्बे चालू हो जाते हैं। जब खून के धब्बे चालू होते हैं तो वो माइल्ड स्टेज में होते हैं, लेकिन जब वो खून की नलियाँ बनने लगती है तो दोज आर वेरी फ्रजाइल, वो कभी भी ब्लीड कर सकती है। तो सडनली उनको लगेगा कि आंख के अंदर कुछ लाल लाल हो गया है। तो ये अलग अलग स्टेजेस में होता है, जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और एडवांस। तो हमें उस एडवांस स्टेज तक उसको पहुंचाना नहीं है। तो उसके लिए आपको रेगुलर चेकअप करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आँख में कौन से स्टेज में वो डायबिटिक चेंजेस हैं। बेताला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बेताला का वजह क्या है? yes. किस तरह से उसमें मतलब चश्मा लगाना पड़ता है, क्यों जरूरी बनता है? देखो जैसे जैसे हमारी उम्र होती है वैसे वैसे हमारे जो शरीर में जो मांसपेशियाँ हैं वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। एंड सिमिलर कंडीशन आँख की है। जैसे 40 ईयर्स हम क्रॉस करते हैं तो आँख में जो एक अकोमोडेशन करने का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है, और इसलिए हमारी जो नज़दीक की रोशनी है वो थोड़ी दूर हो जाती है। तो इसलिए जो पेशेंट जो बेताला मतलब पहनते हैं तो उनको नज़दीक का तो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर वो दूर करके देखेंगे तो उनको दिखने लगता है। बट इस कमी को पूरा करने के लिए ये चश्मा लगाते हैं नज़दीक के लिए, जो बेताला चश्मा होते हैं। वो एज रिलेटेड चेंजेस हैं, ये कोई मेजर बीमारी नहीं है, बट इट इज़ ए ग्रेजुअल एजिंग प्रोसेस जो रेगुलर 5 ईयर्स में एक बार चेक करना रहेगा। जिसको चश्मा है उनको कंपलसरी पहनना चाहिए? यस, आई सजेस्ट कि डेफिनेटली आज के सिनेरियो में जिनको चश्मा है उनको वो इग्नोर ना करें, उसको चश्मा पहने। उससे क्या होगा कि आपकी आंखें रिलैक्स रहेगी एंड इट इज़ नॉट मतलब उनको ज़्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, और अगर स्ट्रेन नहीं पड़ेगा तो वो स्टिमुलस नहीं रहेगा आंख को कि वो नंबर बढ़े।
जो चश्मा नहीं पहनते हैं, ऐसा पाया गया है कि जो पेशेंट्स रेगुलरली चश्मा पहनते हैं जिनको नंबर है, और जो चश्मा नहीं पहनते हैं जिनको नंबर है, तो उनमें जिनको नहीं पहनते हैं उनका नंबर जो बढ़ता है वो रैपिडली बढ़ता है, और जिनको जो पहनते हैं रेगुलरली उनका नंबर एक लेवल पे आके कांस्टेंट हो जाता है। सो इट इज़ बेटर टू वेयर स्पेक्टिकल्स जिनको नंबर है, तो वो एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट या एक अच्छे अपने ऑप्टोमेट्रिस्ट से नंबर चेक करवा के फिर पहनना चालू करना चाहिए। इंडिया में 10 में से 8 आदमी ऐसे हैं कि उनको बिना वजह आँख में से पानी आता रहता है। यस, इसकी वजह क्या होती है? ड्राई हो जाती है आँखें की, क्या क्या वजह होती है? नहीं, ड्राइनेस में तो एक्चुअली पानी नहीं आता है, बट ये पानी आना इट डिपेंड्स कि वो क्या है, इन द सेंस कि जिनको एलर्जी रहता है, शरीर में कोई एलर्जी रहता है, तो वैसे आँख में भी एलर्जी आता है, तो एलर्जी की वजह से भी रिफ्लेक्स वाटरिंग होता है। अगर कोई कचरा या कोई डस्ट गिर गया तो भी रिफ्लेक्स वाटरिंग होता है। और एक कारण होता है कि आँख और नाक का जो एक कनेक्शंस होता है वो क्लोज हो जाता है, और वहाँ पे आँख का पानी जमने लगता है और वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, उसको बोलते हैं नासूर। तो वो नासूर की वजह से भी बहुत सारे लोगों को कंटिन्यूसली वाटरिंग होता है और ये सूज भी जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें सर्जरी करनी चाहिए, लेकिन जो एलर्जिक कंडीशन है जिसकी वजह से वाटरिंग होता है, तो उसके लिए उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। कई बार ऑपरेशन करके नंबर कम किए जाते हैं, कई बार कोई एक्सरसाइज कराता है नंबर कम होता है, ये क्या है, कराना चाहिए, एडवाइजेबल है? देखिए, जो नंबर कम करने का प्रोसीजर है उसको हम लेसिक बोलते हैं, है ना, दैट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर। तो इनिशियली जब हमारी आंखें, जिनको चश्मे का नंबर होता है, तो हमें सारी आंखें सूटेबल नहीं होती है, सो वी हैव टू स्क्रीन। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कुछ लोग, आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऑपरेशन करा लेते हैं, कुछ लोग उनका ऑपरेशन नहीं हो पाता। तो जिनका आंखों का चश्मे का नंबर है, जिनको हाई नंबर होता है ना, तो वो लोग एक प्री लेसिक या प्री ICL स्क्रीनिंग करते हैं, जिसमें आंखों की बनावट कैसी है, आंखों का कॉर्नियल थिकनेस कैसा है, वो हम चेक करेंगे। उसके बाद फिर हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि यस, यू आर सूटेबल फॉर लेसिक प्रोसीजर, यू आर सूटेबल फॉर ICL प्रोसीजर। तो ये दो मेजर ऑपरेशंस होते हैं जिसके लिए जो नंबर कम करने के लिए यूज़ करते हैं। और एक्सरसाइज करके हम नंबर को कांस्टेंट रख सकते हैं, बट यूजुअली कम होना इट इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट, बट इट बिकम्स कांस्टेंट। रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट लेते हैं तो आंखों का जो नंबर है वो कांस्टेंट हो जाता है। कई बार छोटे बच्चों को भी नंबर आ जाता है, उसकी वजह क्या होती है? एक तो हेरिडिटी हो सकता है। अगर पेरेंट्स को, फादर मदर को अगर हाई नंबर है तो डेफिनेटली बच्चों में चांसेस होता है कि वो चश्मा आने का चांसेस रहता है। और सेकंड ये कि ओवर यूज़ ऑफ दी स्क्रीन, मोबाइल और टेलीफोन, मोबाइल एंड लैपटॉप, उसकी वजह से क्या है कि कंटिन्यूसली नियर वर्क एक स्टिमुलस क्रिएट करता है बच्चों में, और वो स्टिमुलस इट लीड्स टू इंक्रीज इन द स्पेक्टिकल नंबर। तो जापान में ऐसी स्टडीज़ दिखाई गई है कि जो बच्चे 2 घंटे से ज़्यादा बाहर धूप में खेलते हैं या आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं, उनका जो चश्मे आने का चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है। और वही जो इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं, नियर वर्क ज़्यादा करते हैं, स्क्रीन टाइम ज़्यादा करते हैं, उनको चश्मा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि बाहर जाके खेलें, धूप में खेलें, एंड एटलीस्ट 2 आवर्स दें, मोबाइल से थोड़ा रिफ्रेन करें। दूर के नंबर और नज़दीक के नंबर, उन दोनों में फ़र्क क्या होता है? यस, देखो, दूर के देयर आर 2 थिंग्स, एक शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं और एक लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं। मतलब जो शॉर्ट साइटेडनेस है उनको नज़दीक का तो अच्छा दिखता है, बट जब वो दूर का फोकस करने जाते हैं तो ब्लर हो जाता है, उसमें हम माइनस नंबर पहनते हैं। और लॉन्ग साइटेडनेस में जो नंबर है वो दूर तो एकदम स्पष्ट दिखता है, लेकिन जब वो नज़दीक का फोकस करने जाते हैं तो उनको ब्लर होने लगता है। तो बेसिकली ये आंख की बनावट के हिसाब से वो होता है, और इसको हमें जब हम चेक करते हैं तभी हमें वी कैन मतलब कैटेगराइज कि वो शॉर्ट साइटेडनेस है कि लॉन्ग साइटेडनेस है। नाइट ब्लाइंडनेस, यस, वो क्या होता है? देखो, हिंदी में उसको रतौंधी भी बोलते हैं, एंड ये 2 तरह की होती है, एक तो क्यूरेबल, एक नॉन क्यूरेबल। जो क्यूरेबल होता है वो विटामिन ए डिफिशिएंसी के कारण हो सकता है। जो बच्चे मतलब न्यूट्रिशनल जो बहुत बैलेंस नहीं रहता उनका, और जिनमें विटामिन ए की डिफिशिएंसी होती है, उनमें ये नाइट ब्लाइंडनेस के सिम्टम्स होते हैं जो क्यूरेबल है। उसको हम ना एडिक्वेट विटामिन सप्लीमेंट दे के, इंजेक्शंस दे के उसको हम
क्योर कर सकते हैं, और एक नॉन क्यूरेबल होता है जो जेनेटिक रिलेटेड है, मतलब उनके जीन्स में ऐसे म्यूटेशंस हो जाते हैं जिसकी वजह से आँख के अंदर जो रात में देखने की जो कोशिकाएं हैं वो डैमेज हो जाती है, एंड इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। और धीरे धीरे उनको जो रात की विजन है वो कम होती चली जाती है, और डे की विजन भी धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स इट विल डिक्रीज। तो रेगुलर चेकअप हमें करना पड़ता है, और टेस्ट आते हैं, स्पेसिफिक टेस्ट आते हैं जिसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि दिस इज़ क्यूरेबल कॉज और नॉन क्यूरेबल कॉज। तो नाइट ब्लाइंडनेस समटाइम्स इट इज़ क्यूरेबल, सो उसको हम रेगुलर चेकअप कर लें। का वो पिक्चर झामर क्या है और बचने के लिए क्या करना चाहिए? यस, देखिए जैसे अपने शरीर में ब्लड प्रेशर होता है वैसे ही आँख का प्रेशर होता है, और ये आँख का प्रेशर हमें आँख को गोल बनने रखने में हेल्प करता है, बट कुछ लोगों में ये बढ़ने लग जाता है। नॉर्मली जो रेंज होती है वो 20 के आसपास होती है, 20 ± 2 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, बट जिनको हाई प्रेशर होता है जैसे वो 20 के ऊपर चला गया तो ये आँख के जो पीछे की नस है, ये वाली जो सर को कनेक्ट करती है, उसको सुखाने लगती है। तो ये जो बीमारी है जिसमें आँख का प्रेशर बढ़ता है उसको हम झामर बोलते हैं, और कॉमन टर्म्स में काला पानी या काला मोतिया भी बोल सकते हैं, और इंग्लिश में उसको ग्लोकोमा बोलते हैं। तो इसको हमें, ये एक जेनेटिक एक हेरिडिटरी बीमारी भी है, जिनके पेरेंट्स को अगर झामर है तो देयर आर हाई चांसेस कि उनके बच्चों को और उनके सिबलिंग्स को हो सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एक तो अगर फैमिली हिस्ट्री है तो हमें उसको चेक करना चाहिए, और एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से आपको रेगुलर जब आई चेकअप कराते हैं तो आँख का प्रेशर भी चेक करते हैं। और अगर इस प्रेशर में अगर हाई प्रेशर डिटेक्ट हुआ, झामर डिटेक्ट हुआ, तो उसके लिए मेडिकेशंस, बहुत इफेक्टिव मेडिकेशंस हैं जो ड्रॉप्स से कंट्रोल हो सकता है। उसको रेगुलरली डालना है, बिना ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के आपको बंद नहीं करना है। एंड अगर एक स्टेज आता है कि अगर वो ड्रॉप से भी कंट्रोल नहीं होता है तो फिर हमें सर्जरी के लिए करना पड़ता है। रेटिनल डिटैचमेंट, यस, रेटिनल डिटैचमेंट या आंखों के पर्दे का अलगाव बोलते हैं। तो इसमें जो पीछे का पोर्शन है, ये जो सेंसर का काम करता है रेटिना, वो पीछे कोई छेद की वजह से या वीकनेस की वजह से पर्दा पीछे अपने नस से हट जाता है, एंड इट इज़ एन इमरजेंसी। आंखों में अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है, वो एक वन ऑफ द कंडीशन इज रेटिनल डिटैचमेंट। इसको हमें डिले नहीं करना चाहिए, बिकॉज जितना हम डिले करेंगे उतना परसेंटेज ऑफ विजन जो रिकवरी में होता है वो डिले होता चला जाएगा। तो रेटिनल डिटैचमेंट में हमें सर्जरी के लिए इमीडिएटली विदाउट एनी सेकेंड थाट वी हैव टू गो फॉर द सर्जरी। एंड इसमें आँख को जो रेटिना डिटैच हुआ है वो अटैच करके सपोर्ट के लिए ऑयल भी डालते हैं ताकि वो आँख की जो पर्दा है वो चिपक जाए, है ना। तो दिस एज यू टोल्ड कि रेटिनल डिटैचमेंट इज़ वन ऑफ द इमरजेंसीज इन द आई। रेटिना डिटैचमेंट का सर्जरी करने के बाद कितना ख्याल रखना चाहिए? यस, सर्जरी इज़ इट इज़ वन ऑफ द मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट, बट उसका जो पोस्ट ऑप केयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी में आइदर ऑयल या गैस डालते हैं आँख के अंदर ताकि वो सपोर्ट बना रहे थोड़े दिन तक, जब तक वो रेटिना अटैच होता है। एंड इसमें पोजीशन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना अच्छा पोजीशन मेंटेन करेंगे, जितना अच्छा आई ड्रॉप्स मतलब डालेंगे, केयर लेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट्स आते हैं पोस्ट ऑपरेटिव, और उसके रिकवरी में भी बहुत हेल्प होता है। सो मोर देन सर्जरी, इट इज़ द पोजीशन ऑफ द पेशेंट, इट इज़ द पोस्ट ऑप केयर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी रिकवरी। आंखों के आजू बाजू जो कुंडल होते हैं, ब्लैक हाँ सर्कल्स, यस, उसकी वजह क्या है? उससे आंखों को नुकसान होता है कि? देखिए, जो आँख के आजू बाजू जो कुंडल के आसपास जो ब्लैकनिंग होता है वो एक तो डायरेक्ट सन एक्सपोजर की वजह से हो सकता है, अगर आपकी आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा है या आप ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं उसकी वजह से हो सकता है। एक आपके एडिक्वेट रेस्ट नहीं होता है और आप ओवर टाइम कंटिन्यू करते हैं तो उसकी वजह से आंखें थक जाती है और वो पिगमेंटेशन होने लगता है। तो वी कैन प्रिवेंट दिस वेरी इफेक्टिवली, है ना। एंड एडिक्वेट रेस्ट लेना चाहिए, हमारे जो न्यूट्रिशनल हैबिट्स है उसको अच्छा रखना चाहिए। एंड व्हेन एवर वी आर गोइंग आउट ऑफ मतलब सन में एक्सपोजर में जाते हैं तो अपने सनस्क्रीन वगैरह लगाना चाहिए, जिसकी वजह से एक तरह का प्रोटेक्शन मिल जाता है आँख को, ताकि वो, क्योंकि द स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव अराउंड द आइज, है ना। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा विटामिन आँखों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कहाँ से मिलता है?
देखिए वैसे तो विटामिन, सारे ही विटामिन आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू द बॉडी, बट जो स्पेसिफिकली आंखों के लिए रिलेटेड है वो विटामिन ए है, जो हमें वेरियस डाइटरी सोर्स में मिल जाते हैं, जैसे अपने कैरेट है, पपाया है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। ये सब खाने से विटामिन ए की जो डिफिशियंसी है वो हम पूर्ति कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट विटामिन B12 ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो अपने जो नस की कंडक्टिविटी के लिए और जो हेल्थ बना रहता है उसके लिए वो इम्पोर्टेंट रहता है। एंड एज ऑफ नाउ मतलब जो विटामिन्स हैं वो जैसे बताया मैंने, विटामिन ए, विटामिन B12, फिर एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत काम करते हैं, बिकॉज नाउअडेज एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ रही है, बिकॉज द एजिंग नॉर्मल लाइफ स्पैन है वो बढ़ गई है, इतने अच्छे हेल्थ सर्विसेज हमें मिल रहे हैं, तो एज जैसे बढ़ती है तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो आँखों को जो हेल्थ रखना है वो ज़्यादा काम करते हैं। तो अलॉन्ग विद विटामिन्स इट इज़ एंटीऑक्सीडेंट्स दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो आफ्टर एज ऑफ 50 ईयर्स रेगुलर सप्लीमेंट्स अगर लें एंटीऑक्सीडेंट्स का और विटामिन ए का, तो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। जैसे झामर आपने बताया तो वो आनुवांशिक रोग है, हेरिडिटरी। इस तरह से आंखों का कोई दूसरा रोग है जो हेरिडिटरी में हो? यस, देखिए आंखों की जो हेरिडिटरी बीमारियां हैं उसमें रेटिना अगर आप देखा जाए तो उसमें बहुत सारी बीमारियां हैं। जैसे आपने बोला कि जो हेरिडिटी है वो एक नाइट ब्लाइंडनेस जो है एक वन ऑफ दी हेरिडिटरी डिसीज़। उसके बाद जो मैकुलर डिजेनरेशंस हैं वो भी हेरिडिटरी डिसीज़ होते हैं, तो अगर पेरेंट्स को है तो होने के अपने बच्चों में होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड झामर हैं जो हेरिडिटरी डिसीज़ हैं, और कुछ बीमारियां हैं जो वैसे डायरेक्ट डायग्नोसिस नहीं होता है, बट उसके लिए स्पेसिफिक आंखों की जो स्कैनिंग होती है वो सीटी स्कैन, उसमें हमें पता चलती है। लेंस पहन के और चश्मा पहन के जो लोग थकते हैं उनके लिए क्या गुरु मंत्र है आपका? यस, आज के सिनेरियो में कॉस्मेटिक अपीयरेंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जो जैसे टिकटॉक का ज़माना है, फेसबुक रील्स का ज़माना है, तो बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि अरे मेरा ये चश्मा और ये मेरे कॉन्टैक्ट लेंस नहीं चाहिए मुझे, तो उसके लिए यस ऑप्शन आर अवेलेबल, वेरी गुड ऑप्शंस आर देयर एंड देर आर वेरी सेफ, टाइम टेस्टेड है, जैसे लेसिक है, ICL प्रोसीजर्स है। तो यस वन कैन ऑप्ट फॉर दिस प्रोसीजर्स, बट ओनली थिंग इज़ कि उसके पहले एक थरो स्क्रीनिंग होनी चाहिए, रेटिना चेकअप होना चाहिए, आंख की जो बनावट है, कॉर्नियल थिकनेस है, वो सब हमें स्क्रीन करके फिर हम डिसाइड करना है कि कैन वी गो विद दिस सर्जरी और नॉट। बट येस, वन ऑफ द ऑप्शन, दिस आर द गुड ऑप्शंस दैट यंगस्टर कैन चूज। हालांकि आफ्टर 35 ईयर्स आई डोंट रिकमेंड दिस टाइप ऑफ सर्जरीज, इट इज़ जस्ट अ कॉस्मेटिक सर्जरी, तो इसलिए यंगस्टर्स कैन गो हेड सेफली, है ना। एंड विथ एजिंग जो प्रोसेस होता है वो तो होता ही है, तो रेगुलर स्क्रीनिंग हमें करना चाहिए। मोबाइल कितना उपयोग करना चाहिए? यस, देखिए वी कैन नॉट अवॉइड मोबाइल नाउअडेज, है ना। मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, TV स्क्रीन्स हो गया, तो अगर हम जब अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ जीना सीखना चाहिए। तो उसके लिए एक रूल बोलते हैं 20-20-20 रूल। तो एवरी 20 मिनट्स आप अगर स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं या मोबाइल लैपटॉप यूज़ करते हैं तो 20 सेकेंड्स का ब्रेक लेना है और 20 मीटर्स दूर देखना है। तो अपना जो वर्क है वो इट शुड बी लाइक 20 मिनट्स मैंने काम किया, 20 सेकेंड्स के लिए हमने थोड़ा रिलैक्स किया, आंख को दूर देखा 20 मीटर्स फार, ये कर सकते हैं। या फिर वॉक अराउंड, अगर अपने ऑफिस में है तो थोड़ा वॉक अराउंड करके आके अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दिस 20-20-20 रूल विल हेल्प टू प्रिवेंट द कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। आंखों के जितने भी स्क्रीन टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। डॉक्टर, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्थेमोलॉजिस्ट અને ऑप्टिशियन, આ ત્રણેયમાં ફરક શું છે? यस, देखिए ऑप्टोमेट्रिस्ट वो पर्सन है जो सिर्फ आपका चश्मे का नंबर चेक करके आपको चश्मा देता है। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट इज़ अ एक्चुअल पर्सन जो आपके पूरी आंख के हेल्थ को चेक करता है कि आंख इज़ हेल्दी और नॉट, एंड आपके चश्मे का नंबर भी वो निकाल के आपको दे सकता है। और ऑप्टिशियन इज़ अ पर्सन जो आप चश्मे की दुकान में आपको जो चश्मा फ्रेम सेलेक्ट कराता है और आपको चश्मा डिस्पेंस करता है। सो आजकल ट्रेंड ये है कि लोग जाते हैं चश्मे की दुकान में जाते हैं, या लेंस कार्ट या आपके बहुत सारे ब्रांडेड दुकान में
जाते हैं और सिर्फ चश्मे का नंबर अब चेक करा के वो चश्मा ले लेते हैं. बट माई एडवाइस इज़ कि यू शुड गो ऑलवेज टू एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट टू गेट योर आई हेल्थ चेकअप एंड उसके बाद फिर चश्मे का नंबर लेना चाहिए. सिर्फ गोइंग टू एन ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड टेकिंग अ स्पेक्टिकल वो एडवाइजेबल नहीं है. हाँ, इमरजेंसी हो या फिर वन ऑफ द टाइम जब अगर रिसेंटली 1 साल में अगर आपने चेक करा लिया तो देन इट इज़ फाइन. अगर बट टू बी प्रिसाइज गोइंग टू एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो हमें प्रैक्टिस रखना चाहिए ना कि ऑप्टोमेट्रिस्ट. बच्चे, महिलाएं और युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, बच्चों के लिए तो ये मैं बोल सकता हूँ कि जितना स्क्रीन टाइम है वो लिमिट करके रखें. अपने उनके पेरेंट्स को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक टाइम शेड्यूल बना ले कि मोर देन हाफ एन आवर एक साथ में बच्चों को मोबाइल स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए. खाना खाते वक्त या फिर कोई एक्टिविटी करते वक्त अवॉइड दी मोबाइल्स. महिलाओं को ये एडवाइस है कि डोंट नेग्लेक्ट योर हेल्थ. बहुत बार ऐसा देखा गया है कि महिलाएं कि वो उनको प्रॉब्लम होती है लेकिन बिकॉज ऑफ दी फैमिली सर्कमस्टेंसेस वो अपना हेल्थ को नेग्लेक्ट करते हैं. तो वो भी है ना, यू शुड नॉट डू दैट. आपको अगर प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली टेक ए लीड, गो एंड गेट इट चेक्ड. एंड बूढ़ों और ओल्ड एज पीपल को रेगुलर हेल्थ चेकअप जब करते हैं तो आंखों की भी चेकअप भी करना चाहिए. भले ही आपको प्रॉब्लम ना हो लेकिन फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए उसके लिए ये चेकअप करना ज़रूरी है. So these are the messages that I would like to give. દર્શક મિત્રો, એક સુંદર ગુરુ મંત્ર ડૉક્ટર અરવિંદ જૈન દ્વારા આપવામાં આવ્યો છે, જેનું પાલન કરીએ અને શરીરરૂપી દીવાને બુઝાવવા ન દઈએ. આંખ હશે તો જ આ સુંદર દુનિયાને તમે માણી શકશો, કારણ કે આંખ સ્વસ્થ તો જિંદગી મસ્ત. આવી બીજી અનેક માહિતી વિશે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી જોતા રહો બુલેટિન ઇન્ડિયા, ભરોસો ગુજરાતનો. નમસ્કાર. નમસ્તે.